फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 30, जिसमें हम सीखेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस के बारे में। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर जैसे मैंने कोई क्लास बनाई, सपोज करिए मेरी एक क्लास है, क्लास ए, ठीक है, क्लास का नाम हमने रखा है ए। अब क्लास ए के अंदर अगर हम एक फंक्शन ऐसा बनाएं जिसका नाम वही हो जो क्लास का नाम हो, तो ये फंक्शन का नाम देखिए ए है, क्लास का नाम भी ए है, जो भी इसकी आपने कोडिंग करी, ठीक है, ये फंक्शन कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तो अगर किसी क्लास में फंक्शन का नाम वही रख दिया जाए जो क्लास का नाम है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टर। और अगर उसके पहले एक टिल्ड सिंबल लगा दिया जाए तो ये कहलाने लगता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर एक ऐसा खास फंक्शन होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और इसमें कभी कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं होता। ये फंक्शन हमेशा एक नॉन स्टैटिक मेंबर होता है, यानी इसमें कभी स्टैटिक कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन को हमें कॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि ये अपने आप कॉल होता है। इसीलिए आप इसको जनरली पब्लिक में बनाते हो। पब्लिक में इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी कॉलिंग होती ज़रूर अपने आप है, लेकिन होती अक्सर क्लास के बाहर है। क्यों होती है क्लास के बाहर? जब भी मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ और लेट्स से ये क्लास के बाहर कोई फंक्शन है और इसकी कोडिंग में मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ये बन गया ए क्लास का ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए, ए क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट करके मैं कोई फंक्शन भी इस क्लास के कॉल करूँगा। जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये फंक्शन एंड हो जाएगा, तो आप ये तो मानते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट जो इस फंक्शन में बना हुआ है, ये लोकल, इसका स्कोप जो है वो लोकल है, ये लोकल ऑब्जेक्ट है। क्या मतलब होता है? ये ऑब्जेक्ट या कोई वेरिएबल जो इस फंक्शन में बना होगा, उसका लाइफ टाइम केवल ये फंक्शन होगा। फंक्शन जब कॉल हुआ होगा तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना होगा, और जैसे ही इस फंक्शन की सारी लाइंस चल गई, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, वैसे ही ये वेरिएबल या ऑब्जेक्ट्स जो इस फंक्शन में बने हैं वो हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको हम बोलते हैं लोकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी एक लोकेलिटी है, एक स्कोप है जिसके अंदर ही इसका एग्जिस्टेंस रहने वाला है। अब ये ऑब्जेक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। कब? जब कंट्रोल इस करली ब्रैकेट तक पहुंचेगा, यानी इस पूरे फंक्शन का कोड जब कंप्लीट होगा। ऑब्वियसली फंक्शन तब चलेगा जब फंक्शन कहीं से कॉल होगा। अब ये जैसे ही कोड कंप्लीट हुआ, कंट्रोल लास्ट करली ब्रैकेट तक पहुंचा, इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी हो जाएगी रिलीज। लेकिन ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज होने से जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर फंक्शन हो जाएगा कॉल, यानी डिस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा तब जब ऑब्जेक्ट होने वाला होगा डिस्ट्रॉय। फायदा क्या? जो कोड मैंने इस डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखा होगा वो कंफर्म है कि चल ही जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि जैसे ही इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट की जिंदगी पूरी होती है और इसकी मेमोरी रिलीज होने वाली होती है, उसके जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। यानी डिस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला गारंटेड फंक्शन है, और लास्ट में चलने की गारंटी, यानी एक बार डिस्ट्रक्टर चला उसके बाद कोई और फंक्शन आप इस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं चला सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो ही रहा था, होने के जस्ट पहले ही तो कॉल हुआ है। तो कुछ भी वाइंड अप काम हमें कराने, जो काम ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करा सकते, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे काम जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी ये ऑब्जेक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर हम वो काम नहीं कर सकते और हमें उसे करना ही है, तो फिर हमें उसे डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखना होता है। अब एग्जाम्पल आप सोचना चाहते हैं कि ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो मैं एक एग्जाम्पल भी आपको लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए, ये एग्जाम्पल थोड़ा तगड़ा है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा। जैसे यहां पर एक वेरिएबल बना हुआ है जो कि पॉइंटर है, लेट्स से p, किसमें? क्लास ए में। तो जब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा, मैं बना देता हूं, ये ए क्लास का मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, ओबीजे।
तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप मानते हैं कि एक वेरिएबल होगा p नाम का, विच इज़ नथिंग बट अ पॉइंटर। यस, ये एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। अच्छा, पॉइंटर वेरिएबल है तो इसके अंदर किसी का तो एड्रेस होगा। ठीक है, हमने इस ए क्लास में कोई फंक्शन भी बनाया होगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन बनाया obj.f1, ठीक है, और ये f1 फंक्शन इस क्लास के अंदर कहीं पर बना होगा, यहाँ पे कहीं बना होगा। ठीक है, इस f1 फंक्शन ने क्या किया होगा, इस f1 फंक्शन की कोडिंग में हमने न्यू कीवर्ड की मदद से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करवाया होगा और उसका एड्रेस इस p में रख दिया होगा। ऐसा हमने किया होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट आपका है उसके अंदर एक पॉइंटर है जो किसी एक्सटर्नल लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बाहर के किसी मेमोरी ब्लॉक को ऑब्जेक्ट के अंदर का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और ये जो वेरिएबल बाहर बना हुआ है ये न्यू कीवर्ड की मदद से बना है, इसका मतलब डायनेमिकली बना है। तो ये वेरिएबल का कोई नाम नहीं होगा। न्यू कीवर्ड की मदद से जो वेरिएबल्स बनते हैं उनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एड्रेस होता है, और एड्रेस को आपने p में रखा हुआ है, यानी p ही एकमात्र वो जरिया है जिससे कि आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये p डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऑब्वियसली p डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर इस वेरिएबल को जो बाहर बना है उसको तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये वेरिएबल का एड्रेस किसमें था, p में, और p ही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर ये वेरिएबल एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जब एक्सेस नहीं हो पाएगा तो फिर ये मेमोरी आप यूज भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये कंज्यूम्ड मेमोरी के काउंटिंग में रहेगी। यानी आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए जितनी मेमोरी मिलती है वो दो पार्ट्स में होती है। आपका प्रोग्राम जितने पोर्शन को कंज्यूम कर रहा है, जितने मेमोरी कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूम एरिया हो गया, और बाकी का एरिया फ्री एरिया हो गया। तो जो फ्री एरिया है उसमें से ही आपको मेमोरी ब्लॉक्स मिलते हैं और आपका प्रोग्राम को असाइन होते जाते हैं ब्लॉक्स और आप उनका यूज़ करते जाते हो। तो जब भी कोई वेरिएबल बनाते हो तो फ्री मेमोरी एरिया में से ही वो वेरिएबल मिलता है आपको। तो अब अगर ये मेमोरी एरिया फ्री एरिया में से नहीं होगा और आप उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो मेमोरी वेस्ट हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि इस वेरिएबल को अगर कोई पॉइंटर पॉइंट ना करे लेकिन ये कंज्यूम्ड माना जाए तो आप इसको यूज़ कर नहीं पाएंगे, और क्योंकि ये फ्री नहीं है, कंज्यूम्ड में काउंटिंग हो रही है, इसीलिए ये मेमोरी किसी और को अलोकेट नहीं हो पाएगी। तो ये मेमोरी कैसी हो गई, इसको बोलते हैं मेमोरी लीक। यानी जितनी टोटल मेमोरी आपके प्रोग्राम को मिली थी उसमें या तो मेमोरी एरिया फ्री एरिया में होता है या कंज्यूम्ड एरिया में होता है, पर ये एक ऐसा ब्लॉक है कि कंज्यूम्ड भी कहला रहा है पर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मेमोरी एरिया को अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी लीक हो गई। अब जब मेमोरी लीक हो गई तो ये तो किसी काम की नहीं है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें इसकी मेमोरी रिलीज करा देनी चाहिए समय रहते। कैसे? डिलीट कीवर्ड की मदद से। डिलीट कीवर्ड, मैं किसी कोई एक फंक्शन बनाता हूँ। सपोज करिए मैंने ए क्लास में कोई फंक्शन बनाया रिलीज, ठीक है। रिलीज फंक्शन मैंने बनाया इसलिए कि मैं इसकी मेमोरी प्रॉपरली पहले रिलीज कर दूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो खत्म होगा जब ये फंक्शन फन की कोडिंग एंड होगी तो ये ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा ना, फिर तो ये मेमोरी लीक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले रिलीज फंक्शन को कॉल कर लिया। अब रिलीज फंक्शन को कॉल करने से क्या हुआ, ये मेमोरी रिलीज हो गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन आपको रिलीज फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। अभी रिलीज फंक्शन को अगर कॉल करना भूल गए तो फिर ये मेमोरी लीक हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जो रिलीज फंक्शन का कोड था ना, रिलीज फंक्शन ना बना के वो सारा कोड कहाँ रख दिया, डिस्ट्रक्टर के अंदर। तो क्या होगा, ये कोड आप नहीं भी कॉल करोगे तो भी डिस्ट्रक्टर तो चलने की गारंटी है। तो ये ज़रूरी काम जिससे कि मेमोरी लीक ना हो, ये डिस्ट्रक्टर की जवाबदारी हो जाएगी। तो कई बार खासतौर पे तब जब क्लास में पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने पी का एग्जांपल दिया जो एक्सटर्नल रिसोर्स को पॉइंट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रक्टर का रोल बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि मेमोरी रिलीज कराने जैसे ज़रूरी काम वो कर पाता है। और उससे पहले मेमोरी रिलीज कराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है उसके जस्ट पहले मेमोरी रिलीज कराएं, वही ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी होता है। अगर डिस्ट्रक्टर नहीं होगा तो ये मेमोरी रिलीज हम प्रॉपरली नहीं करा पाएंगे। अब रिलीज फंक्शन से करा तो सकते हैं लेकिन हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कॉल करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टर तो चलने की गारंटी है। तो आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, और ये भी समझ में आया व्हाई शुड यूज डिस्ट्रक्टर।
न्यू और डिलीट क्या होते हैं, एक बार जरा हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। न्यू एक कीवर्ड है, इसको ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो हम अगर न्यू लिखते हैं और न्यू के जस्ट बाद हम लिख देते हैं इंट, तो क्या होता है? तो होता ये है कि इंट टाइप का एक वेरिएबल बन जाता है, ठीक है, और इस वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, सिर्फ एड्रेस है। तो इसका एड्रेस न्यू करता है रिटर्न, जिसको मैं किसी पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करा लेता हूँ। ये पॉइंटर मैंने बनाया होगा, लेट्स से इंट स्टार पी, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया होगा। ओके, तो इससे क्या हुआ, p नाम का एक वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है, जो इस न्यू ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो ये डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट हुई है क्योंकि ये रन टाइम पे होता है। न्यू की मदद से हम किसी भी टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, यानी हम न्यू के बाद किसी क्लास का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट नाम की क्लास है, तो मैंने यहाँ लिख दिया न्यू स्टूडेंट। तो क्या होगा, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का भी कोई नाम नहीं होगा और इसका एड्रेस ये रिटर्न करेगा, जिसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा एक पॉइंटर में। पर ध्यान रहे कि ये पॉइंटर भी फिर किस टाइप का होना चाहिए, स्टूडेंट टाइप का ही होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। मतलब पॉइंटर के टाइप के ही किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन किया जा सकता है। तो इंट पॉइंटर है तो इंट ब्लॉक का ही एड्रेस कंटेन होगा, फ्लोट पॉइंटर है तो फ्लोट ब्लॉक का ही एड्रेस कंटेन हो गया। तो अगर स्टूडेंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस कंटेन कराना है तो पॉइंटर को भी स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए। तो ये हमने एक पॉइंटर बनाया और इस पॉइंटर में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख लिया। तो न्यू की मदद से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं डायनेमिकली। इसी तरीके से डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इस मेमोरी को फोर्सफुली रिलीज भी कर सकते हैं। यानी डिलीट जब चलता है तो क्या होता है, आप उसके आगे लिखते हो उस पॉइंटर का नाम जिसमें रखा है एड्रेस, तो डिलीट को मिल गया वो एड्रेस जिस मेमोरी ब्लॉक को उसे करना है रिलीज। तो डिलीट पीटीआर के कारण क्या रिलीज होगा, पीटीआर नहीं रिलीज होगा, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है वो रिलीज होगा। तो इसकी मेमोरी हो जाएगी रिलीज, ठीक है। तो न्यू डिलीट आपको एक बार रिवाइज करा दिया। न्यू डिलीट को और डिटेल में समझना है तो उसका लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे रखा हुआ है, आप उसको ज़रूर से देख लें। अब हमें एक और बात रिवाइज करनी है कि बेस पॉइंटर कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। देखिए इसको समझते हैं। इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, जैसे या मैं पहले से एक मेरी फाइल बनी हुई है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, test.cpp। सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना होगा, हैश इंक्लूड iostream, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस के ऊपर भी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए अगर इसको समझने में दिक्कत होती है कि नेम स्पेस क्या होता है। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि एक क्लास बनाएं और क्लास का नाम हमने ए रख लिया और इसकी एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम हम रख रहे हैं बी और इनहेरिटेंस कर रहे हैं पब्लिक ए लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 क्लासेस बना ली हैं और दोनों क्लासेस में रिलेशन है, इनहेरिटेंस हो रहा है, बी चाइल्ड क्लास है। ओके, अभी इसमें कुछ मेंबर्स भी बना लेता हूँ मैं, जैसे इसमें ए बना लिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है ना, ऐसे ही इसमें एक मेंबर बना लेता हूँ बी, ठीक है, और एक फंक्शन बनाता हूँ मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया दैट इज़ फन, ठीक है, कोई इशू नहीं। फन फंक्शन के अंदर की कोडिंग के बारे में बात करते हैं। ये जो फन फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने डिक्लेयर भी कर दिया। अब मैं इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ, इंट फन, ठीक, ओके। फन फंक्शन के अंदर मैं न्यू लिखकर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। न्यू लिखा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बी क्लास का। तो आप ये समझ सकते हैं कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बी के मेंबर्स को भी जगह मिलेगी और ए के मेंबर्स को भी जगह मिलेगी, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बी क्लास का, तो मुझे पॉइंटर भी किसका बनाना चाहिए, बी क्लास का ही मुझे बनाना चाहिए पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल का या ब्लॉक का एड्रेस कंटेन करता है। लेकिन रूल ये है कि यहां पे मैं पेरेंट क्लास का पॉइंटर भी बना सकता हूं। तो इनहेरिटेंस के केस में
पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन कर सकता है। ये भी रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन है। पेरेंट क्लास का पॉइंटर केवल चाइल्ड क्लास का ही नहीं, किसी भी डिसेंडेंट क्लास, यानी ए की चाइल्ड क्लास है बी, बी की भी कोई चाइल्ड क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी ए का पॉइंटर रख सकता है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंटर बी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए उन्हीं मेंबर्स को इन्वोक करा सकता है जो ओरिजिनली ए क्लास में बने हो। यानी अगर कोई फंक्शन ए क्लास में बना है, लेट्स से कोई फंक्शन है f1, ठीक है, कुछ होगी इसकी कोडिंग, अभी मैं कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से मैंने बी क्लास में भी कोई फंक्शन बनाया हुआ है, मैंने लिखा है पब्लिक, ओके, और मैं लिख रहा हूँ void f2, ठीक, और इसकी भी कुछ कोडिंग होगी, कोडिंग से हमें मतलब नहीं। अब मैं p एरो लगा के f1 को कॉल कर सकता हूँ, पर p एरो लगा के f2 को कॉल नहीं कर सकता। कारण ये है कि अर्ली बाइंडिंग होती है। कारण तो सिंपल है, अर्ली बाइंडिंग होती है, लेकिन जो रूल मैंने बताया था कि पेरेंट का पॉइंटर अगर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है तो वो उन मेंबर्स को तो इन्वोक कर सकता है जो ओरिजिनली पेरेंट में बने, पर उन मेंबर्स को इन्वोक नहीं कर सकता जो केवल चाइल्ड में बने, मतलब पेरेंट में नहीं बने। तो इसमें आएगी एरर, ठीक है, जबकि ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कौन सी लाइन चलेगी और कौन सी लाइन नहीं चलेगी। तो आई होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि बेस क्लास का यानी पेरेंट क्लास का पॉइंटर पॉइंट कर सकता है ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। अब जो बात हम समझना चाह रहे हैं कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या है, आइए उस पर फोकस करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है बी क्लास का, तो मैं चाहूँगा कि समय रहते, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने बी क्लास का, ये डायनेमिकली बनाया, तो जैसे ही ये फन फंक्शन ख़त्म होगा बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि जो डायनेमिकली ब्लॉक्स बनते हैं उनकी मेमोरी अपने आप रिलीज़ नहीं होती, या तो प्रोग्राम एंड होता है तब रिलीज़ होती है, या फिर जब हम डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसको रिलीज़ कराते हैं तब होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया डिलीट पी। तो पी लिख रहा हूँ तो पी नहीं डिलीट हो रहा, पी क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो सही है, ये आपको समझ में आ रहा है डिलीट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डिलीट नहीं लिखूंगा तो मेमोरी लीक हो जाएगी। मेमोरी लीक क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये पी तो लोकल वेरिएबल है, पी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और बी क्लास के ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज नहीं होगी क्योंकि वो डायनेमिकली बना है। तो फंक्शन खत्म होने के बाद भी बी क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, पर उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है क्योंकि पी तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसलिए मैंने डिलीट पी लिखा, और डिलीट पी लिखने से पी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, पी जिसको पॉइंट कर रहा है वो डिस्ट्रॉय हुआ। यहाँ तक भी सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आप ऐसा समझिए कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, पहली क्लास है ए और दूसरी क्लास हमने बनाई बी, ठीक है। अब कोई फंक्शन है फन जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, और ये जो ऑब्जेक्ट बना था ये डायनेमिकली बना था, जिसको पी नाम का पॉइंटर कर रहा था पॉइंट। फंक्शन जब खत्म होगा तो पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करने के लिए लिखा है डिलीट पी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रिलीज होने वाला होगा डिलीट पी के कारण, वैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा या बी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, या दोनों के डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे। अच्छा, होना क्या चाहिए पहले हम उस पर विचार करते हैं। आप ये तो मानते हैं ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट बी क्लास का बना है तो इसमें ए क्लास के वेरिएबल को भी मेमोरी मिलेगी और बी क्लास के वेरिएबल को भी मेमोरी मिलेगी। जैसे कि हमने अभी अपने प्रोग्राम में दोनों में एक एक वेरिएबल बनाया है, ए क्लास में हमने बनाया ए नाम का वेरिएबल, बी क्लास में हमने बनाया बी नाम का वेरिएबल। तो जब ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्योंकि इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी दोनों वेरिएबल्स को मिलेगी, ए को भी मिलेगी और बी को भी मिलेगी। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, हो सकता है ए और बी दोनों पॉइंटर होते, और अगर ऐसा होता
तो हो सकता था कि वो किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को पॉइंट करते, तो फिर डिस्ट्रक्टर की अहमियत तो होती। अभी हमने समझा था डिस्ट्रक्टर की अहमियत क्या होती है। तो अभी तो अपन ऐसा मान लें कि इस ए क्लास में भी कोई डिस्ट्रक्टर है और बी क्लास में भी कोई डिस्ट्रक्टर है और दोनों का चलना ज़रूरी भी है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए। चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो चाइल्ड क्लास से जुड़े वेरिएबल्स अगर पॉइंटर हैं और एक्सटर्नल रिसोर्स को पॉइंट कर रहे हैं तो उनकी मेमोरी रिलीज करने का काम ये डिस्ट्रक्टर कर देगा। और चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर अपना काम फिनिश करने के बाद पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कर लेता है कॉल। ये भी हम पहले समझ चुके हैं, रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि अगर चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चलता है तो अपनी कोडिंग चला लेने के बाद जाते जाते वो पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को भी करता है कॉल, जिससे कि पेरेंट का डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाए। हम यही तो चाहते हैं, पेरेंट का डिस्ट्रक्टर चलेगा तो वो पेरेंट के लिए काम करेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट में मौजूद वो मेंबर्स जो ओरिजिनली पेरेंट क्लास को बिलोंग करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ वाइंड अप का काम ये डिस्ट्रक्टर करेगा। मान लीजिए ए वेरिएबल जो पेरेंट क्लास का है वो अगर एक पॉइंटर होता और किसी एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट करता तो ये ए क्लास का डिस्ट्रक्टर ये होता जो रिलीज करता मेमोरी को, उस मेमोरी को जो ए के द्वारा हो रही होती पॉइंट, यानी ए जिसको पॉइंट कर रहा होता वो मेमोरी हो रही होती रिलीज। कौन कर रहा होता? ए का डिस्ट्रक्टर। अगर ऐसा हो जाए तो प्रॉपरली मेमोरी रिलीज हो गई, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले डिस्ट्रक्टर दोनों क्लास के चल गए और जो वाइंड अप के काम थे वो हो गए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि अर्ली बाइंडिंग हो रही है। अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है? अर्ली बाइंडिंग में ये होता है कि कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन इन्वोक होना चाहिए। तो डिलीट पी वाली लाइन में, इस लाइन को देखकर कंपाइलर की ड्यूटी बनती है कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सा फंक्शन इस समय होगा कॉल। क्योंकि ये अर्ली बाइंडिंग हो रही है, कंपाइलर डिसाइड कर रहा है, तो वो पॉइंटर में रखे एड्रेस को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये सब बातें रन टाइम पे डिसाइड होती है कि क्या एड्रेस पॉइंटर में आएगा। तो न्यू की मदद से आपने जो ब्लॉक बनाया वो तो रन टाइम पे होगा, कंपाइलर को तो पता भी नहीं है कि कोई बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसको ये मालूम है कि पॉइंटर का टाइप क्या है सिर्फ। तो पॉइंटर का टाइप क्योंकि ए क्लास का पॉइंटर है तो वो सिर्फ ए क्लास के डिस्ट्रक्टर के साथ इसकी मैपिंग करेगा। मेरी बात समझ में आई? अर्ली बाइंडिंग में कंपाइलर पॉइंटर का टाइप देखता है, ना कि उसका कंटेंट। यहां पर भी मैंने आपसे कहा था कि F1 चल जाएगा, F2 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग करेगा और पॉइंटर के टाइप को आधार मानेगा, और पॉइंटर का टाइप है ए। तो वो ए क्लास में जाके देखता है क्या कोई F1 है, मिल गया, तो उसने इस F1 कॉल को इस फंक्शन डेफिनेशन के साथ बाइंड कर दिया। लेकिन जब दूसरी लाइन चलती है पी एरो F2 तो इसमें एरर इसलिए आती है क्योंकि कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग कर रहा है और कंपाइलर देखता है पॉइंटर के टाइप को जो कि ए टाइप का है, इसलिए वो ए क्लास में जाके देखता है कि क्या कोई F2 नाम का फंक्शन है, और ए क्लास में कोई F2 नाम का फंक्शन नहीं है। इसीलिए चाइल्ड वाला कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो सकता क्योंकि वो पेरेंट क्लास में जाके सर्च कर रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंटर ए क्लास टाइप का है। तो यहां पर भी वही दिक्कत हो रही है कि डिलीट पी लिखने पर पॉइंटर क्योंकि ए टाइप का है तो केवल ए क्लास के डिस्ट्रक्टर के साथ इसकी बाइंडिंग होगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ऑब्जेक्ट भले ही चाइल्ड का डिस्ट्रॉय हो रहा है, चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, सिर्फ पेरेंट का डिस्ट्रक्टर चलेगा। और ये सब प्रॉब्लम हो रही है अर्ली बाइंडिंग के कारण। अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम ना हो तो क्या करना है? तो फिर हमें उसकी लेट बाइंडिंग करानी है। तो जो डिस्ट्रक्टर आपने ए क्लास में बनाया होगा, ऐसा कुछ बनाया होगा, राइट, कुछ कोडिंग होगी उसकी। ऐसे ही बी क्लास में भी आपने डिस्ट्रक्टर बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? इस तरीके से बनाया होगा। ये बन गया डिस्ट्रक्टर, कुछ कोडिंग करी होगी। आपको ये चाहिए कि आप पेरेंट वाले वर्जन में वर्चुअल कीवर्ड लिख दें। वर्चुअल कीवर्ड लिखने से क्या होता है? आप ये बता देते हो कंपाइलर को कि भाई इसकी बाइंडिंग कंपाइलर तुम्हें नहीं करनी है, इसकी लेट बाइंडिंग होने दो। लेट बाइंडिंग होगी तो क्या होगा? लेट बाइंडिंग होगी तो पॉइंटर के टाइप को आधार नहीं मानेंगे, पॉइंटर के कंटेंट को आधार मानेंगे। यानी वर्चुअल फंक्शन बना देने से इस डिस्ट्रक्टर को हमने क्या बना दिया? वर्चुअल। तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कहलाएगा ही, और केवल ए का डिस्ट्रक्टर ही वर्चुअल नहीं कहलाएगा,
बी का डिस्ट्रक्टर भी वर्चुअल कहलाएगा। इसके लिए आपको अलग से वर्चुअल कीवर्ड यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें तो भी गलत नहीं है, पर नहीं भी लिखें तो भी सही है। ये दोनों ही डिस्ट्रक्टर वर्चुअल बन गए, सिर्फ पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल मेंशन करने भर से। तो दोनों अगर वर्चुअल हो गए हैं तो दोनों की क्या होगी, लेट बाइंडिंग। तो अब जब आप लिखते हैं डिलीट पी तो कंपाइलर बाइंडिंग नहीं करता, मतलब अर्ली बाइंडिंग नहीं होती, लेट बाइंडिंग होती है। तो कंपाइलर डिसाइड नहीं करता कि पॉइंटर यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन बाइंड होना चाहिए, बल्कि रन टाइम पे वर्चुअल फंक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ये फाइंड आउट करेगा कि पॉइंटर के अंदर कंटेंट क्या है। पॉइंटर के अंदर कंटेंट है बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, और रन टाइम पे ये देखना पॉसिबल भी है। तो क्योंकि रन टाइम पे पॉइंटर के टाइप को आधार नहीं मान रहे हैं, पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इसको आधार मान रहे हैं, इसीलिए चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर हो जाएगा बाइंड, यानी बी क्लास वाला डिस्ट्रक्टर हो जाएगा बाइंड, और चाइल्ड क्लास का यानी बी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और बी क्लास का डिस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो अपनी कोडिंग कंप्लीट करने के बाद जाते जाते ए क्लास के डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कर लेगा कॉल, और यही सही होगा। हम यही चाहते थे कि दोनों क्लास के डिस्ट्रक्टर हो जाए कॉल। तो आई होप आपको वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का पर्पस समझ में आया होगा कि क्यों वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हमें बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysurgery.com। एक बार विजिट करिए, आपको यूज़फुल लगेगी तो आप बुकमार्क भी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस जितने भी मैंने यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं, अलग अलग चैनल्स पर रखे हुए हैं, यूट्यूब में शायद आपको ढूंढने में दिक्कत जाए, लेकिन इस साइट पे बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखे। C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियोस आपको इस पे मिलेंगे, और भी बहुत सारा स्टफ इसमें अपलोड मैं करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं डेली उसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको हमेशा उसमें नया कंटेंट मिलेगा। और प्लीज़ इसको आप शेयर भी करिए, अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए फेसबुक पे। आप इसको शेयर करेंगे तो देखिए, एक तो हिंदी में है, हिंदी में होने की वजह से कई लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा मेरा जो मकसद है वो ये है कि सबको फ्री एजुकेशन मिले। यानी जब तक हमें समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ अपनी कैपेबिलिटी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बदलने के लिए भी और इस समाज और देश को बदलने के लिए भी। तो फ्री एजुकेशन एक आंदोलन है, एक मुहिम है, जिसमें ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरफ प्रोवाइड करना मेरा मकसद है। तो हिंदी में है और फ्री है, इसलिए आप इसको प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।